मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहती, अंजू चिल्लाई। मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद किए और हमारे कमरे में भाग गई। बाहर निकलो प्रिया, उसने आदेश दिया। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। मैं अनिच्छा से बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर चली गई, ये सोचकर कि काश मेरी ऐसी दबंग बहन न होती। मुझे नहीं पता कि इस लड़की के साथ क्या करना है। अम्मा दुखी होकर कह रही थी, वह लड़के को देखने से भी इनकार करती है। ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। और लड़का तो पास ही में, 2 सड़क दूर, कैलाश अपार्टमेंट में रहता है। वह बहुत अच्छी तरह से शिक्षित है और अमेरिका में काम करता है। कुंडली भी बिल्कुल मेल खाती है। लेकिन अंजू कहीं नहीं दिखी। मेरे पिता ने आह भरी। हमारे समय में हमारे माता पिता कभी हमारी राय भी नहीं पूछते थे। इन दिनों हम अपने बच्चों को इतनी स्वतंत्रता देते हैं और फिर उनके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। ये हमेशा की तरह शादी की चर्चा थी। आमतौर पर मैं इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देती, लेकिन अम्मा ने कैलाश अपार्टमेंट का जिक्र किया था। और यही मेरी सबसे अच्छी दोस्त कविता रहती थी। शायद उसे पता हो कि ये संभावित देवर कौन हो सकता है। हमारे माता पिता के अनुसार अंजू के साथ समस्या ये थी कि उसने मिल्स एंड बून के बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे। उसका सिर ज्यादातर समय बादलों में रहता था और वह एक अमीर, सुंदर राजकुमार के सपने देखती थी जो उसे अपने पैरों से उड़ा ले जाएगा। अगर मैं शादी करूंगी, उसने कहा था, तो वह उस आदमी से होगी जिसे मैं प्यार करती हूँ। मुझे बकरी या भैंस की तरह परेड नहीं करवाई जा सकती और किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। उसने इसे भयानक बना दिया था और मैं मन ही मन उससे सहानुभूति रखती थी। लेकिन अंजू के साथ रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि उसका मूड स्विंग होता रहता था। अगर उसकी शादी हो जाती तो मुझे भी अपना कमरा मिल जाता, मैं अक्सर यही सोचती। बेशक वह मेरी इकलौती बहन थी और मैं चाहती थी कि वह भी हमेशा खुश रहे। कविता अगले दिन घर आई और मैंने उसे नए लड़के के बारे में बताया। मेरी बिल्डिंग बूढ़े लोगों से भरी हुई है, उसने सोच समझकर कहा। शादी के लिए कोई भी योग्य नहीं है। मैंने सुना है कि वह अमेरिका में काम करता है। मैंने कहा, यह अशोक ही होगा। कविता ने अचानक कहा, यह अशोक कौन है? मैंने पूछा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? वह मेरा चचेरा भाई है जो पिछले 2 सप्ताह से हमारे साथ रह रहा है। वह अपने वीज़ा का इंतजार कर रहा है। और मैंने किसी को अंजना का नाम लेते सुना। हम दोनों उत्साहित थे। ये एक बढ़िया विचार लग रहा था। अगर अंजू की शादी अशोक से हो जाती है तो कविता और मैं रिश्तेदार बन जाएंगे। हम अपनी छुट्टियां साथ बिताएंगे। हम अंजू से अमेरिका में भी मिल सकते हैं और साथ में डिज्नीलैंड भी जा सकते हैं। हमने पहले ही तय कर लिया था कि यह अंजू के लिए सबसे अच्छा मैच है। लेकिन हम इसे कैसे संभव बनाते? कविता ने बताया था कि उसका चचेरा भाई अशोक भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसे कोई भी संभावित मैच देखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और उसकी चाची को डर था कि वह एक अमेरिकी पत्नी के साथ वापस आ जाएगा। नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा, उसे अंजू से शादी करनी होगी। ये देखना हम पर निर्भर है कि सब ठीक चलता है। कैसे? कविता ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारी बहन सिर्फ इसलिए शादी नहीं करने जा रही है कि हम साथ में डिज्नीलैंड जा सके। मैंने सहमति जताई। हमने तय किया कि उन्हें प्यार हो जाना चाहिए। फिल्मों और किताबों में ऐसा अक्सर होता है। अंजू और अशोक को बस थोड़ी मदद की जरूरत थी। हमने एक कार्य योजना बनाई। हमें पहले उनसे मिलना था। इसके लिए हमारी तरफ से कुछ सावधानी से योजना बनाने की जरूरत थी। हमने तय किया था कि पहली मुलाकात एक स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए नाटकीय होनी चाहिए। मैं देर तक रुकूंगा और अंजू को फ़ोन करके घर वापस आने के लिए कहूँगा। मैं एक बार अम्मा की सख्त हिदायत के लिए आभारी था कि मुझे अंधेरा होने के बाद अकेले घर नहीं जाना चाहिए। 3 दिन बाद मौका आया और हमने माहौल तैयार कर लिया था। कविता और मैं उसके कमरे में बैठे थे और अशोक बैठक में टीवी देख रहा था। घंटी बजी। अंजू ठीक 7:45 बजे शाम को आ गई थी। बेशक अशोक को मुख्य दरवाज़ा खोलना था। कविता और मैंने उसके कमरे के आधे खुले दरवाजे के पीछे से झांका। अंजू को एक अजनबी को दरवाज़ा खोलते देख काफ़ी आश्चर्य हुआ। क्या कविता आसपास है? उसने बड़बड़ाते हुए पूछा। कृपया अंदर आ जाओ, उसने सहजता से कहा। वह अंदर है। उसने कविता को बुलाया। हमने कुछ भी न सुनने का नाटक किया। उन्हें कुछ और समय चाहिए था। मुझे उम्मीद थी कि अंजू शानदार बातचीत करेगी और अपनी मुस्कान और बुद्धि से उसे चकित कर देगी। लेकिन वह बस वहाँ खड़ी रही, काफ़ी हैरान दिख रही थी। कृपया बैठ जाओ, उसने कहा। वे किसी भी मिनट यहाँ आ सकते हैं। अंजू अपने नाखूनों को घूर रही थी, जबकि अशोक हमें ढूंढते हुए कमरे में चला गया। प्रवेश करने का समय हो गया था। कविता और मैं कमरे से बाहर निकल गए। इससे कोई मदद नहीं मिली कि हमने उन्हें देखते ही हंसना शुरू कर दिया। अंजू खड़ी हुई और बहुत ही रूखे ढंग से घोषणा की कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है।
परिचय के लिए समय नहीं था। वह मुझे इतनी देर तक रुकने के लिए डांटते हुए लगभग घर से बाहर खींच ले गई। तो क्या उस क्षण में कुछ हुआ था? मुझे आश्चर्य हुआ। यह निश्चित रूप से पहली नज़र में प्यार जैसा नहीं लग रहा था। वह कौन है? प्रिया, अंजू ने घर जाते समय मुझसे पूछा। बढ़िया, मैंने सोचा कुछ प्रभाव तो पड़ा होगा। मैंने उसे सारी जानकारी दी। वह बहुत अच्छा है, मैंने कहा। लेकिन बस इतना ही। अंजू की ओर से कोई और सवाल नहीं आया। दरअसल अंजू को काफी अंतर्मुखी माना जाता है। हमारे सभी रिश्तेदार कहते हैं कि मैं शोर मचाने वाली, बड़ों को बुरा भला कहने वाली और मुसीबत में फंसने वाली लड़की हूँ। अंजू एक शांत, अच्छी बहन है जो हमेशा मुझ पर हुक्म चलाती है। अंजू से इस काम में किसी भी तरह की पहल करवाना लगभग असंभव लग रहा था। मुझे उम्मीद इस बात से थी कि जब भी मैं अशोक का नाम लेती तो वह शर्मा जाती। 3 दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि अशोक भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। हालांकि कविता ने बताया कि उसने अंजू के बारे में पूछा था। मुझे यकीन था कि वे पहली नज़र में एक दूसरे को पसंद करते थे, भले ही प्यार न करते हों। अब अपने संसाधनों को जुटाने का समय आ गया था। हमने अम्मा की कुछ पुरानी पत्रिकाओं को पलटा। अंजू ने एक बार किसी लड़की का पत्र पढ़ा था जिसमें पिंपल से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका पूछा गया था। हमें लगा कि शायद इसमें प्यार की भी कोई बात होगी। कविता ने पढ़ते हुए कहा, ये सुनो, उसकी पसंद नापसंद का पता लगाओ और उसके पसंदीदा शौक के बारे में बातचीत शुरू करने की कोशिश करो। इससे उसकी तुम में रुचि बढ़ेगी और वह तुम्हें एक आदर्श साथी के रूप में देखेगा। कोशिश करने लायक है, लेकिन वे एक दूसरे की पसंद नापसंद कैसे जानेंगे? बेशक, हमसे, कविता ने अधीरता से कहा। हम एक सूची तैयार करेंगे। कुछ गहन शोध के बाद हम अपने निष्कर्षों की तुलना करने के लिए बैठ गए। अशोक क्रिकेट और टेनिस खेलता था, अंजू कविता लिखती थी। वह कभी कभार थ्रिलर पढ़ता था, वह रोमांटिक उपन्यासों को बड़े चाव से पढ़ती थी। उसे चीनी खाना पसंद था, उसे तंदूरी पसंद थी। वह शास्त्रीय संगीत सुनती थी, वह हार्ड रॉक का प्रशंसक था। उसकी पसंदीदा फिल्म प्रिटी वुमन थी, उसकी पसंदीदा फिल्म द टर्मिनेटर थी। यह निराशाजनक है, कविता ने विलाप किया। मुझे नहीं लगता कि वे शादी के बंधन में बंध सकते हैं। मैं काफी आशावादी था। विपरीत चीजें आकर्षित करती हैं, मैंने कविता को याद दिलाया। उन्हें बस इस बात में दिलचस्पी लेनी होगी कि दूसरे व्यक्ति को क्या पसंद है। हमने तय किया कि मैं अंजू को स्टार स्पोर्ट्स देखने के लिए कहूंगा और कविता अशोक को कविता पढ़ना शुरू करने के लिए कहेगी ताकि अगली बार मिलने पर उनके पास चर्चा करने के लिए कुछ हो। अशोक टेनिस बहुत अच्छा खेलता है, मैंने टिप्पणी की, जबकि अंजू और मैं उस शाम रिमोट के लिए लड़ रहे थे। मैंने यूएस ओपन देखने पर जोर दिया था और अंजू अपने पसंदीदा कुकरी शो में से एक देखना चाहती थी। उसका पसंदीदा खिलाड़ी फेडरर है। मैंने घोषणा की, वह अभी खेल रहा है। तो क्या? अंजू ने जवाब दिया, मुझे यह हुबाऊ खेल देखना पसंद नहीं है। लेकिन अंजू, ये बहुत रोमांचक है। अशोक ने ऐसा कहा। अंजू एक गेम तक बैठी रही और मुझसे पूछती रही, क्या हुआ और वे ताली क्यों बजा रहे हैं। खैर, कम से कम वह सीखने की कोशिश तो कर रही थी। कविता ने बताया कि वह उसे कुछ कविताएं सुनाने में कुछ हद तक सफल रही। दूसरी मुलाकात का समय आ गया था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।